साल 1964 में भारत के कई स्टेट के अलग अलग शहरों में जैसे कलकत्ता, जमशेदपुर, राउरकेला और जबलपुर में काफी बड़े पैमाने पर कम्युनल दंगे हुए थे। इन सभी स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत थी। उस वक्त मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं थी। जो थोड़े बहुत मुसलमान नेता थे, उन नेताओं को लगा कि अब मुसलमानों का कांग्रेस के पंजे नुमा हाथ को छोड़ने का वक्त आ गया है। और इसी के बाद कुछ इन्फ्लुएंशियल मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए मुशावरात को बनाने का फैसला किया और इस ऑर्गेनाइजेशन का जलसा 9 अगस्त 1964 को उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के नदवातुल उलमा यानी नदवा में हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात को खड़ा करने के पीछे थे सैयद अबुल हसन अली नदवी और इसके प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में रह चुके सैयद महमूद। इन दोनों के अलावा कई इन्फ्लुएंशियल मुसलमानों ने मुशावरात को खड़ा करने में अहम किरदार निभाया था। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग का हिस्सा हुआ करते थे, पर बंटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं गए। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह सीधे सियासत में नहीं गई। उसने तय किया कि वो किसी पार्टी के बजाय मुस्लिम या मुसलमानों के सपोर्ट से खड़े किए गए उम्मीदवारों को जीत दिलाने में मदद करेगी। मुशावरात की नजर 1967 में होने वाले आम चुनाव, यानी तब लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, उस पर थी। लेकिन उसे इस इलेक्शन में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली क्योंकि मुसलमान उनकी उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस का साथ छोड़ने के फैसले पर राजी नहीं हुए थे। पर हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि यहीं से बंटवारे के बाद आजाद भारत की मुस्लिम सियासत में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आया था। मुसलमानों को यह समझाया गया कि तुम्हारी पसंद की कोई सियासी पार्टी नहीं हो सकती है, पार्टी के बजाय उम्मीदवारों पर ध्यान दो। और इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में पहली बार मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और जनता पार्टी को वोट दिया था। उसके बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात का मुस्लिम सियासत पर थोड़ा बहुत असर दिखने लगा था। उसने पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाया, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्शन कमेटी बनवाने में मजलिस का अहम रोल रहा है। मुसलमानों को कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद कोई दूसरी नेशनल लेवल की सियासी पार्टी नहीं मिली। साल 1977 में जनता पार्टी और 1989 से 90 में जनता दल एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद नेशनल लेवल की सियासत में जब बीजेपी का असर बढ़ने लगा तो स्टेट लेवल की दूसरी सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों को समझाने लगी कि बीजेपी को हर हाल में हराना है। और दोस्तों, तब से लेकर अब तक मुस्लिम कम्युनिटी को एक ही चुनावी स्ट्रैटेजी समझाई जाती है कि जो भी उम्मीदवार बीजेपी को हराता हुआ दिखे उसी को अपना वोट दे दो। आजादी के बाद से लेकर अब तक, यानी पिछले 72 सालों से मुसलमान मुस्लिम पार्टियों को अपना वोट देने से बचता रहा है। लेकिन अब लगता है कि भारत के अलग अलग स्टेट्स में बीजेपी को हराने वाली पार्टियों की तलाश और उनको अपना कीमती वोट बार बार देकर उन पर दांव लगाते लगाते मुसलमान धोखा खा खाकर थक चुका है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को मिलती कामयाबी मुस्लिम वोटरों की सोच और समझ में बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। तो क्या भारत में आजादी से पहले बनी मुस्लिम लीग के बाद एक बार फिर देश में मुसलमानों को अपनी पार्टी मिल गई है? असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिल रही चुनावी कामयाबी क्या इसी बदलाव की तरफ इशारा कर रही है? ओवैसी की पार्टी को पहले महाराष्ट्र, फिर बिहार में मिली कामयाबी और अब हैदराबाद में अपने किले को महफूज रखने के क्या मायने हैं? क्योंकि ज्यादातर सियासी जानकारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के वोटरों के बीच हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी कर दी थी। और कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी ने यह साबित किया है कि वो बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत है। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 44 सीटें जीती थी। इस बार उस पार्टी ने सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ा है और फिर भी वो 44 सीटें जीतने में कामयाब रही है, जबकि बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ओवैसी की पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर हारी है, जबकि बीजेपी 101 सीट हार गई है। तो इस तरह हैदराबाद के असली हीरो ओवैसी ही रहे। ओवैसी बिहार के चुनाव में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं, पर अहम बात यह है कि बिहार और हैदराबाद में कांग्रेस का सफाया
किस तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सारे मुस्लिम वोट अब ओवैसी की पार्टी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं और सवाल किया जा रहा है कि क्या ओवैसी की पार्टी जिन्ना और लियाकत अली की मुस्लिम लीग बनती जा रही है? जानेंगे इन सारे सियासी दावों की हकीकत आगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के नतीजे आए हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इन नतीजों को लेकर नेशनल लेवल पर तहकीकात की जा रही है और हैदराबाद के लोकल लेवल के ये इलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस किए जा रहे हैं। ओवैसी की कामयाबी को एक भारत को कई भारत बनाने वाली घटना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो सिर्फ एक पाकिस्तान खड़ा किया था, लेकिन अब भारत में दर्जनों पाकिस्तान उठ खड़े हो सकते हैं। इस तरह की बातें कुछ न्यूज वेबसाइट पर छपे आर्टिकल में कही गई हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मुकाबले ज्यादा सीटें जीत ली हैं, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी की जीत 12 गुनी ज्यादा हो गई है। बीजेपी की सीटें 4 से बढ़कर 48 हो गई हैं। खैर, इस वक्त ओवैसी नेशनल पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण के बड़े फैक्टर बन चुके हैं। इसमें सच्चाई हो या ना हो, मगर बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी को हिंदू विरोध के एक सिंबल के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया है। हालांकि अपनी बातों से ओवैसी ने कभी भी हिंदुओं के खिलाफ या देश के खिलाफ ऐसा कोई नजरिया जाहिर नहीं किया है और ना ही इस्लामी सियासत की वकालत करते हुए वो कभी नजर आए हैं। मगर फिर भी हिंदुओं का एक हिस्सा उनका नाम सुनते ही चिढ़ जाता है और गोदी मीडिया भी उन्हें इसी तरह से पेश करता है, क्योंकि बीजेपी को उनकी इस खलनायक वाली इमेज से लगातार मजबूती मिलती है और वो इसे भुनाती भी रहती है। इसीलिए हैदराबाद चुनाव के दौरान बीजेपी ने ओवैसी को जिन्ना बताया था और उनके गढ़ यानी पुराने हैदराबाद को पाकिस्तान के तौर पर पेश किया था। बीजेपी के लिए ऐसा कर पाना बहुत आसान है, क्योंकि इस वक्त उसके पास हर तरह की ताकत मौजूद है, खास तौर पर प्रोपेगेंडा करने की। गोदी मीडिया बीजेपी की तरफ से बनाए गए हर नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने के लिए दिन रात एक कर देता है। इसीलिए जनरल न्यूज वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि ओवैसी की सियासत सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की गोलबंदी पर ही बेस्ड है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी भले ही पिछड़ों और दलितों को जोड़ने की बात करते हो, मगर उनके तमाम सियासी मुद्दे मुसलमानों से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि उन्हें मुसलमानों का नेता माना जा रहा है और उनकी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी। उनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन होने को भी इसी तौर पर देखा जा रहा है। अपनी इस पहचान और उसके इर्द गिर्द घूमती सियासत की वजह से ओवैसी भारत में नेशनल लेवल पर पहचान बनाने में कामयाब हो चुके हैं और जहां कहीं भी मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है, वहां वे सेक्युलर और वामपंथी दलों के लिए खतरा भी बन गए हैं। लेकिन अगर उनके इस रोल से बीजेपी को फायदा होता है तो जैसा कि अक्सर कहा जाता है और बहुत सारे लोगों का मानना भी है कि इन सेक्युलर और कम्युनिस्ट पार्टियों को असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत करने में परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव भी करीब हैं और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है तो वो अपना कितना फायदा कर पाएगी ये तो अलग बात है, लेकिन खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों की सियासी जमीन उनके पैरों के नीचे से सरकेगी ये तय है और ऐसा सियासी जानकारों का भी मानना है। वैसे सबसे गौरतलब बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी आसाम और केरल में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वहां मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां पहले से मौजूद हैं। असम में बदरुद्दीन अजमल की AIDUF और केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यानी आप चाहें तो कह सकते हैं कि ओवैसी मजहब के नाम पर सियासी भाईचारा दिखा रहे हैं और इसी से उनका सियासी एजेंडा साफ हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि ओवैसी भले ही कुछ कहें और उनकी सियासत हकीकत में कम्युनल यानी सांप्रदायिक ना भी हो, लेकिन तब भी बीजेपी उनको अपना हिंदू मुसलमान कम्युनल वाली सियासत का बेहतरीन चारा बना ही लेती है। बीजेपी ओवैसी के बहाने भारत के बंटवारे और मुस्लिमों के वर्चस्व का हव्वा खड़ा करती है और डरा कर हिंदुओं को अपने पाले में कर लेती है।
हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी जीत का सबसे अहम वजह ओवैसी की इमेज और उनकी सियासत को उलटकर पेश करने की बीजेपी की कामयाब स्ट्रैटेजी को माना जा रहा है। कहने को तो ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी उसका अपना वोट बैंक हिला भी नहीं है। ओवैसी इस बात पर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी इस बात को भी पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल करेगी। वो कहेगी कि देखो मुसलमान तो एकजुट हैं, अब हम हिंदुओं को भी मुसलमानों की तरह एक साथ आना होगा। तो आप लोग को याद दिला दूं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में 2 सियासी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए मुस्लिम वोटों की गोलबंदी करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। फिर 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में दूसरा सियासी एक्सपेरिमेंट करा गया था। इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। कहा गया कि बिहार के 2015 के महागठबंधन से भी ज्यादा असरदार होगा, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दल लोकसभा चुनाव में 80 में से 62 सीटें जीत गए थे। अब लौटकर ओवैसी पर आते हैं। ओवैसी की कामयाबी मुसलमानों की सोच में बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो मुसलमान पिछले 72 सालों से मुस्लिम पार्टियों का साथ देने से बचते आए हैं, वो बीजेपी को हराने वाली पार्टियों पर अब दांव लगाने से हिचकिचा रहे हैं। ये तो हकीकत है, पर वो ओवैसी के वोटर्स में तब्दील हो जाएंगे, ये भी गलत है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस बदलाव के लिए जिम्मेदार कौन होगा? असदुद्दीन ओवैसी या खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टीज? इसका फैसला आपको करना है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।